डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जेई मेन 25th जैन सेकंड शिफ्ट के। कुछ और क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आपसे मिले हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे और पता लगेगा कि आपने कहाँ पर गलती करी है और क्या आंसर हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि which graph is correct for the isothermal process at T1, T2, T3 टेम्परेचर। और ये T1, T2, T3 टेम्परेचर में इन्होंने दिया हुआ है कि T3 is greater than T2 is greater than T1। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि इस तरह का पैराबोलिक कर्व बनता है जब अपन क्या करते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का एक दूसरे के अगेंस्ट में एक ग्राफ खींचते हैं। और जब डिफरेंट टेम्परेचर्स पर आइसोथर्मल प्रोसेसेस के ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता जाता है कि ग्राफ ऊपर आता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो T3 टेम्परेचर ज्यादा है, T2 टेम्परेचर कम है और T1 टेम्परेचर और कम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी वाला होगा। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 9th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम देखें रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। तो सेकेंड ऑर्बिट की बात की जा रही है, किसकी? लिथियम की सेकेंड ऑर्बिट की बात की जा रही है। लिथियम की सेकेंड ऑर्बिट की बात की जा रही है। तो सेकेंड ऑर्बिट Li2+। सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा? n इक्वल्स टू हम 2 ले लेते हैं। और लिथियम आपको पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3 होता है। तो ये Z हो जाएगा, ये N1 और ये Z1 हो गया। रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन इज x। तो ये लिथियम आयन की 2+ आयन की रेडियस इन्होंने दे रखी है x इस क्वेश्चन में। फिर आगे चलते हैं, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसकी? बेरिलियम। तो बेरिलियम 3+ की थर्ड ऑर्बिट यानी N2 हम ले लेते हैं 3। और बेरिलियम आपको पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। तो Z2 अपन क्या करते हैं? 4 ले लेते हैं। और रेडियस ऑफ BE 3+ हमको डिटरमाइन करना है। अब रेडियस के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। यदि इस फार्मूले में हम 2 की कंपैरिजन करते हैं तो R1/R2 इक्वल्स टू N1/N2 और यह हो जाएगा स्क्वायर इसका, और Z2/Z1 हो जाएगा। अब R1 जो है वो रेडियस हमने सपोज करा है कि ये R1 लिथियम आयन की रेडियस है और जो क्वेश्चन में x दी गई है तो हम इसको x ले लेते हैं। और हमको रेडियस निकालना है R2 मतलब किसकी? ये बेरिलियम आयन की रेडियस निकालना है। N1 स्क्वायर मतलब यहाँ 2 का स्क्वायर रख दें हम और अपान N2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर रख देंगे। इसके बाद में Z2 की वैल्यू यहाँ दी गई है 4 और Z1 की वैल्यू कितनी है? 3 दी गई है। तो इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये आ जाता है 16 और यहाँ पर आ जाएगा 27। तो x/R2 इक्वल्स टू आ जाएगा कितना? 16/27। हमको R2 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर क्या कर देते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 27/16 आ जाएगा। मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए होगा। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर इस पैटर्न पे पूछा जाता है। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये एक सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर से
लिया गया है। अब ये सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें क्या दिया गया है कि इफ एटम एक्स आर प्रेजेंटेड अल्टरनेट कॉर्नर्स एंड बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूब, यदि हम बात करते हैं कोई क्यूब की तो वो क्यूबिक स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या रहता है, ये 8 कॉर्नर्स होते हैं और एक बॉडी का सेंटर होता है और इसकी फेसेस हम देखें तो टोटल 6 फेसेस होती है। तो ये क्वेश्चन में एटम्स की एक्स और वाई एटम्स की डिफरेंट पोजीशंस दी गई है और फिर उनका कंट्रीब्यूशन उसी हिसाब से रहता है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा एटम है और इन दोनों को मिलाकर फिर फार्मूला बनेगा यूनिट सेल का। तो यहां पर है इफ एक्स एटम आर प्रेजेंटेड अल्टरनेट कॉर्नर्स, तो टोटल कॉर्नर्स इसमें होते हैं 8 कॉर्नर्स। यदि 8 कॉर्नर से अल्टरनेट कॉर्नर की बात करें तो एक्स कितने पे प्रेजेंट रहेगा, 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। अब जो लेटाइस पॉइंट या एटम क्यूब के कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। तो हम क्या करते हैं, 1/8 ले लेते हैं। साथ में क्या दिया गया है कि बॉडी सेंटर ऑफ अ क्यूब, तो बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है, मतलब ये एक्स यहां पर भी प्रेजेंट है और अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। तो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, ये एक्स हो गया है और ये बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट है। तो जब बॉडी सेंटर पे कोई लेटाइस पॉइंट प्रेजेंट रहता है उसका कंट्रीब्यूशन उस क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए 1 होता है। तो इस तरह से हम देखें तो ये 1/2 हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया x का कंट्रीब्यूशन 3/2, मतलब इस क्यूबिक यूनिट सेल में 3/2 एटम्स x के प्रेजेंट है। अब हम आते हैं y पे, एंड y एटम्स आर प्रेजेंटेड 1/3 ऑफ द फेस सेंटर, 1/3 ऑफ द फेस सेंटर। फेस सेंटर जो है इसके ये 6 होते हैं, 1 2 3 4 और ये फ्रंट वाला और ये बैक वाला, तो टोटल 6 फेजेस होते हैं। तो 6 फेजेस रहते हैं और कितना है, 1/3 पे y प्रेजेंट है, मतलब 1/3 कर देंगे। अब इसके साथ आपको पता होगा कि जो फेस सेंटर पर एटम प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन हमेशा हाफ होता है उस पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो जब कंट्रीब्यूशन हाफ होगा तो इसका मतलब टोटल 1 y एटम प्रेजेंट है इस क्यूबिक यूनिट सेल में। अब हम फार्मूला बनाते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा वो आएगा x 3/2 और y 1। इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं तो ये आ जाएगा x3 y2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो आएगा x3 y2 होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा और इससे हेल्प मिलेगी। बच्चों अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कुछ अमाइंस दे रखे हैं और अमोनिया दे रखी है। ये स्ट्रक्चर देखें तो CH3NH2, ये जो एग्जाम्पल है ये प्राइमरी अमाइन का दिया हुआ है, यानी 1 जो है ये प्राइमरी अमाइन है और इसमें ये नाइट्रोजन जो है CH3 एक ही CH3 ग्रुप से अटैच है, तो ये प्राइमरी अमाइन है। इसके आगे चलें हम तो CH3NH ये सेकेंडरी अमाइन का एग्जाम्पल है जिसमें नाइट्रोजन से 2 CH3 ग्रुप अटैच रहते हैं और सेकेंडरी अमाइन होता है। फिर आगे चलें हम तो ये CH3NCH3 और CH3, तो ये एक टर्शरी अमाइन का एग्जाम्पल है। तो ये प्राइमरी अमाइन है दोस्तों और ये सेकेंडरी अमाइन है और ये टर्शरी अमाइन होता है और साथ में दिया हुआ है अमोनिया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो अल्काइल अमाइंस होते हैं वो अमोनिया के
अल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्काइल डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि ये अमोनिया है, तो अमोनिया में से आप एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आर ग्रुप को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो ये बनता है प्राइमरी अमाइन। इसी तरह से क्या करते हैं, आप एक और आर ग्रुप एंटर करवा देते हैं हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके, तो बन जाता है सेकेंडरी अमाइन। और तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से, तो ये बन जाता है टर्शरी अमाइन। अमोनिया जो होता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट के कारण लुईस बेस होता है। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट आपको पता होगा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है वो लुईस बेस होता है। अब लुईस बेस अमोनिया है और इन सभी अमाइंस में चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी अमाइन हो, सभी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो इस कारण से ये सभी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस भी बेसिक नेचर के होते हैं। अब इनकी बेसिक स्ट्रेंथ पे जाएं तो ये बेसिक स्ट्रेंथ है अमाइंस में क्या होता है कि ये आर ग्रुप जो रहता है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, रिपेल करता है और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बढ़ा देता है। तो इस चीज को हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी नाइट्रोजन में टर्शरी अमाइन पे होगी। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा होना चाहिए, क्या बेसिक होना चाहिए, है ना। पर एक्चुअल में होता क्या है कि ये प्लस आई इफेक्ट के अलावा एक इफेक्ट और काम करता है यहाँ पर, उसको बोला जाता है स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट। क्या बोला जाता है? स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट। ये टर्शरी अमाइंस में हम देखें तो इसकी थोड़ी और एक्सपांडेड स्ट्रक्चर पे चलते हैं हम। तो ये CH3 ग्रुप को हम एक्सपांड कर देते हैं। तो जब CH3 ग्रुप को एक्सपांड कर देंगे तो हमको ये स्ट्रक्चर इस तरह से मिलेगी। अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन एटम है उसको इन बल्कि अल्काइल ग्रुप्स ने सराउंड करा हुआ है। क्या करा हुआ है? सराउंड करा हुआ है। तो इस कारण से इस नाइट्रोजन एटम की लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी तो इस कारण से टर्शरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक नहीं होगा। ये हो गया स्टेरिक हिंडरेंस इफेक्ट। ठीक है, तो इस कारण से क्या होगा कि अमाइंस की बेसिसिटी का ऑर्डर हमको टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी अमोनिया नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? ये ऑर्डर मिलेगा। इसमें क्या है? सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ, ये ऑर्डर मिलेगा जिसमें सेकेंडरी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद जो होगी प्राइमरी अमाइन की होगी, फिर टर्शरी अमाइन की होगी, और अमोनिया में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी काफी कम रहती है एज कंपेयर टू अमाइंस। इसलिए अमोनिया की बेसिक स्ट्रेंथ अमाइन से हमेशा कम होगी। अब हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये एक सिंपल है, मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्केलाइन अर्थ मेटल्स दी गई है और इनका क्या दिया गया है? कलर जो रहता है वो मैच करना रहता है। आपको पता होगा कि जो अल्केलाइन अर्थ मेटल्स रहती हैं इनमें ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये कलर्ड शो करती हैं। तो अपन देखें तो पोटेशियम का कलर आपको पता ही है बच्चों, कौन सा रहता है? वायलेट कलर का रहता है पोटेशियम। फिर चले कैल्शियम, तो कैल्शियम ब्रिक रेड कलर का रहता है। ठीक है, स्ट्रांशियम की बात करते हैं तो स्ट्रांशियम क्रिम्सन रेड कलर का रहता है। और जो बेरियम रहता है
ये एप्पल ग्रीन का कलर रहता है। अक्सर क्वेश्चन आता है बेरियम पर बेस्ड कि जो क्रैकर्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर किस कारण से मिलता है, तो इसका मेक द कॉलम का ये सही आंसर होगा। इससे हम आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिनॉल की प्रिपरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है कि एक कंपाउंड दिया गया है यहां पर और उसका ऑक्सीडेशन कराया गया है। तो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया गया है किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जब इस कंपाउंड का एरियल ऑक्सीडेशन हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है CH3, CH3 और OH, एक पेरोक्साइड फॉर्म होता है और इस पेरोक्साइड का फिर सनलाइट की प्रेजेंस में है। वाटर से यदि इसको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करा दे, इसका थोड़ा टेम्परेचर देके, तो क्या होता है कि यहाँ पर फिनॉल मॉलिक्यूल का प्रिपरेशन हो जाता है और साथ में एसीटोन बन जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं अपन इस क्वेश्चन का आधा पार्ट यहाँ है, कंसीडर द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये कन्वर्जन दिया गया है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि ये जो ए वाला कंपाउंड है ये कौन सा होगा। तो ये जो ए कंपाउंड है ये पेरोक्साइड होगा, ये कंपाउंड, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं। एक दो रिएक्शंस इसमें दी गई है। ये मेनली जो क्वेश्चन है पी ब्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन है। पी ब्लॉक 11th 12th दोनों के सिलेबस में रहता है, ये मेनली 12th को कवर करता है। यहाँ पे इसमें क्या दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस की दो रिएक्शंस दी गई है। कौन कौन सी दो रिएक्शंस है, NO2 और इसका सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन हो जाता है और बताया गया है कि यहाँ पर दो सब्सटेंसेस बनते हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस बनेंगे। फिर इसमें जो बी वाला है ये क्या करता है, सब्सटेंस रिएक्शन करता है। किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से, और ये बनाता है ओजोन, है ना। तो ये जो बी होगा वो कौन सा होगा, तो यहां पर जब NO2 का डिकम्पोजिशन हो जाता है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनता है, क्या बनता है, NO और ऑक्सीजन बनता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये O2 से रिएक्शन करके गैसियस फॉर्म में ओजोन फॉर्म कर लेता है। अब यहां पर बी यूज किया गया है, बी यूज किया गया है मतलब ये बी यूज किया गया है और पूछा क्या गया है यहां पर कि ए कैन बी, तो ए जो होगा वो कौन सा होगा, NO होगा। इस रिएक्शंस को हम देखते हैं तो NO होगा। आई होप बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा बहुत आसानी से कि ये किस तरह का एक सिंपल क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स दिए गए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ये क्वेश्चंस आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए पैरामैग्नेटिक नेचर के लिए क्या जरूरी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑर्बिटल्स में। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स में तो वो स्पीशीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। वो एटम हो, आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कोई भी स्पीशीज हो, पैरामैग्नेटिक के लिए एक या उसमें एक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है देखने वाली कि ये चार कॉम्प्लेक्सेस जो दिए गए हैं इनमें अगर आपको आंसर फाइंड करना है तो देखिए
कि दो तरह के लिगेंड्स होते हैं। लिगेंड्स मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको बोला जाता है लिगेंड्स। और ये लिगेंड्स के दो टाइप्स होते हैं बच्चों, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है इसकी क्या प्रॉपर्टी रहती है कि ये मेटल आयन में, सेंट्रल मेटल आयन में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो उनकी पेयरिंग कर देता है, और वीक फील्ड लिगेंड ऐसा नहीं कर पाता है। मतलब यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वह इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देगा, और पेयरिंग कर देगा तो बहुत कम चांसेस है कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। पर वीक फील्ड लिगेंड के कॉम्प्लेक्सेस में जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा ही। तो यहां देखें तो पहला ए ऑप्शन को देखें तो यहां पर अमोनिया और साइनाइड आयन जो है ये लिगेंड्स है। अमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब इसमें यदि हम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम X प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 इक्वस टू -2, तो इस तरह से x इक्वस टू -2 प्लस 4 प्लस 2 आती है, मतलब Fe 2+ आता है। और आयरन में कितने रहते हैं 26 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से 2 चले जाते हैं इस आयन के फॉर्मेशन में, तो टोटल आयरन में 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस आयन में। तो स्वाभाविक है दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये 24 इलेक्ट्रॉन्स जो है इवन नंबर में आ रहे हैं तो सभी पेयर्ड फॉर्म में रहेंगे। इसी तरह का केस यहाँ निकल में भी आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी वही केस मिलेगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये क्या कर देगा पेयरिंग कर देगा। अब यहाँ क्लोराइड आयन ये वीक फील्ड लिगेंड है पर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डोमिनेट होगा। अब इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं हम, तो इसमें इस निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो X+6 और वाटर के ऊपर चार्ज जो रहता है वो 0 रहता है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी निकल की, कितनी आ जाएगी +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी। अब निकल एटम बच्चों आपको पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर होता है 28, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो निकल Ar18 4s2 20 और 3d8 होता है। यदि निकल आयन की हम बात करते हैं तो निकल आयन के फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉन Ni 2+ चार्ज है ना यहाँ पे, तो 2+ चार्ज है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे चले जाएंगे। अब दोनों इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं Ar18 4s0 और 3d8। अब 3d8 मतलब d ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हमको अनपेयर्ड मिलते हैं, और जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो स्पीशीज चाहे एटम आयन मॉलिक्यूल कोई भी हो वो क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। अब इनका केस भी बता देते हैं, यदि ये Cn- या अमोनिया होता तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयरिंग कर लेते, और इस केस में सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड मिलते हैं आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक और क्वेश्चन है, ये बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। कि एंटीबायोटिक्स आपको पता है कि ऐसी ड्रग्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस की जाती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अगेंस्ट में ही काम करती हैं।
तो 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस दैट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आंसर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि एंटीबायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। अब पेनिसिलिन इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक करने वाला, कम करने वाला, रोकने वाला। पेनिसिलिन जो रहता है एक्चुअली में बैक्टीरियोसाइडल रहता है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि यह बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट मिलेगा आपको यहाँ। एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करती है, तो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है ये, तो बैक्टीरियोस्टैटिक है, इसलिए ये भी आंसर गलत है। और सही आंसर क्या है? दे आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली। जो एंटीबायोटिक्स होती है वो लेबोरेटरी में ही तैयार की जाती है। जैसे आपको पता होगा कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन बनाई थी, तो लेबोरेटरी में फॉर्म किया गया है। तो इसलिए ये आंसर जो सही है कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। इससे अपन आगे चलते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, which of the following correct option contains the correct graph between pi by c versus concentration at a constant temperature, where pi जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है और c कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है। तो इसमें बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन जो सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उस चैप्टर का क्वेश्चन है। ये आपने पढ़ा होगा कि वांट ऑफ इक्वेशन रहती है पाई इक्वल्स टू CRT रहती है, और यहां पर जो पाई है ये क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, C मोलर कंसंट्रेशन है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T टेम्परेचर होता है केल्विन में। अब हम देखें तो पाई बाय C की बात करते हैं। अगर इसको देखें तो पाई बाय C, ये जो पाई है यहां पर दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक C पे करता है और एक T पे करता है। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन बढ़ाने पर इस पाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, और यदि क्या है कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे पाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस क्वेश्चन में यहां पर दिया गया है कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब कि कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पाई की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पर इन्होंने ग्राफ क्या दे रखा है कि ये पाई बाय C और किसके वर्सेस से C के हैं। तो यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे इधर भी बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन कम करेंगे यहां भी कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। मतलब दोनों ही केस में पाई की वैल्यू पर एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ये पाई बाय C की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, और हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ये होगा। प्यारे बच्चों ये ध्यान रखें, ये वांट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस है जिसका यूज किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन जो है साल्ट एनालिसिस से पूछा गया है। साल्ट एनालिसिस यानी जो इनऑर्गेनिक रेडिकल्स होते हैं, इनऑर्गेनिक रेडिकल्स मतलब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक रेडिकल्स आयंस को बोला गया है। किसको बोला गया है? आयंस को। और इनके दो टाइप्स है, केटायंस और एनायंस। तो जो केटायंस होते हैं इनको बोला जाता है बेसिक रेडिकल्स, और एनायन को बोला जाता है एसिडिक रेडिकल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो दिए गए हैं सभी
बेसिक रेडिकल्स दिए गए हैं। अब आपको पता होगा कि बेसिक रेडिकल्स को 6 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप के लिए एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है जो क्या करता है कि उस ग्रुप के रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करता है, उस ग्रुप के रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करता है एक पर्टिकुलर फॉर्म में। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर क्लोराइड के फॉर्म में, सेकंड ग्रुप में देखें हम तो यहाँ पर सल्फाइड के फॉर्म में बेसिक रेडिकल्स प्रेसिपिटेट होते हैं। अगर थर्ड ग्रुप में चले जाएं तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में, फोर्थ ग्रुप में चले गए तो सल्फाइड के फॉर्म में ही बेसिक रेडिकल प्रेसिपिटेट होते हैं और ये जो होते हैं अल्केलाइन मीडियम में होते हैं। फिर फिफ्थ ग्रुप में यदि चले गए हम तो रेडिकल्स जो रहते हैं कार्बोनेट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के लिए ये 5 ग्रुप इनफ है। तो Pb और Cu 2+, Pb 2+ और Cu 2+ जो होते हैं ये रहते हैं फर्स्ट ग्रुप में, और फर्स्ट ग्रुप में इनको क्लोराइड के फॉर्म में यदि हम प्रेसिपिटेट करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, डाइल्यूट HCl डालना पड़ता है। और ये जो सब्सटेंस है जो प्रेसिपिटेशन ब्रिंग करने का, लाने का काम करता है, उसको बोला जाता है बच्चों क्या, ग्रुप रिएजेंट। आपको पता होगा कि ये ग्रुप रिएजेंट कहलाता है। तो फर्स्ट ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट जो होता है डाइल्यूट HCl होता है और ये फर्स्ट ग्रुप के Pb2+ या और Cu2+ रेडिकल्स को क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर देता है। फिर अपन चलते हैं आगे, तो Fe3+ और Al3+ ये जो रेडिकल्स होते हैं ये थर्ड ग्रुप के रहते हैं। और थर्ड ग्रुप में आपको पता होगा कि सॉलिड NH4Cl की प्रेजेंस में NH4OH डाला जाता है ग्रुप रिएजेंट के फॉर्म में। तो इसकी मैचिंग इससे होगी और इसकी मैचिंग किससे होगी, इसकी मैचिंग जो होगी इससे होगी, है ना। NH4Cl सॉलिड रहता है और NH4OH ग्रुप रिएजेंट होता है। अब इसमें चले जाएं अपन निकल और कोबाल्ट। तो निकल और कोबाल्ट जो होते हैं फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स होते हैं। यहाँ पर देखिए हमने बताया है कि जो फोर्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स है वो अल्केलाइन मीडियम में H2S पास करते। ग्रुप रिएजेंट सेकंड ग्रुप है उसमें भी H2S होता है, फोर्थ ग्रुप होता है वहां पर भी H2S होता है, पर दोनों में डिफरेंस है कि सेकंड ग्रुप में H2S एसिडिक मीडियम में और फोर्थ ग्रुप में जो होता है वो अल्केलाइन या बेसिक मीडियम में होता है। तो ये फोर्थ ग्रुप के रेडिकल्स है। तो NH4OH ये एक बेस है, इसकी प्रेजेंस में यहाँ पर प्रेसिपिटेशन आता है। और कैल्शियम और बेरियम आयंस जो हैं ये फिफ्थ ग्रुप के होते हैं। तो फिफ्थ ग्रुप के जो रेडिकल्स होते हैं जब एनालाइज करते हैं फिफ्थ ग्रुप को तो ऐसा नहीं है कि फोर्थ ग्रुप या थर्ड ग्रुप सेकेंड ग्रुप में हमने जो ग्रुप रिएजेंट डाला है उसको हटाया जाता है, उसी को ही कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ पर हमने NH4Cl थर्ड ग्रुप में जो डाला था वो NH4Cl प्रेजेंट रहता है और साथ में NH4OH जो हमने थर्ड ग्रुप में डाला था और फोर्थ ग्रुप में ऐड करा है वो भी प्रेजेंट रहता है और उसकी प्रेजेंस में ये अमोनियम कार्बोनेट डाला जाता है। तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में फिफ्थ ग्रुप के बेसिक रेडिकल्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो डिफरेंट रेडिकल्स को प्रेसिपिटेट करने के लिए डिफरेंट ग्रुप रिएजेंट्स का यूज किया जाता है। ये सॉल्ट एनालिसिस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इससे आगे चलते हैं बच्चों हम। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। एक एथलीट को 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है एंड एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1560
किलो जूल पर मोल, यहां पर मोल है, ठीक है, किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल ग्लूकोज का यदि यूज करेंगे तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वह एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी 1560 किलो जूल पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम यहां देखें कि इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं, और इस एनर्जी का जो एनर्जी 100 ग्राम ग्लूकोज से प्रोड्यूस हो रही है, इस एनर्जी का 50% ही यूज में आ रहा है। 50% ऑफ दिस गेन एनर्जी इन एन इवेंट यूज में आ रही है। मतलब जितनी एनर्जी 100 ग्राम ग्लूकोज से प्रोड्यूस होगी, उस एनर्जी का 50% ही हमको यूज करना है किसी इवेंट के लिए। अब अगला पार्ट इसका कि इस एनर्जी का यूज किया गया है, एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की जो एंथैल्पी ऑफ इवापोरेशन दी रखी है, ये दे रखी है 44 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी जो है वाटर को इवापोरेट करने में लगती है यदि 1 मोल वाटर को हम यूज करते हैं। 1 मोल वाटर मतलब वाटर के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल ग्राम्स, यानी 18 ग्राम्स वाटर को इवापोरेट करने के लिए 44 किलो जूल एनर्जी का यूज होता है। In order to avoid the storage of energy in the body, the mass of water in gram he would be perspire, मतलब पसीने के रूप में कितनी एनर्जी, कितना वाटर जो होगा वह इवापोरेट हो जाएगा। तो बच्चों देखो, यहां पर 100 ग्राम ग्लूकोज दिया है, यदि हम क्या करें, इसके मॉलिक्यूलर मास, आपको पता होगा कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास का फार्मूला है C6H12O6। इसका मोलर मास निकालते हैं तो 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16 कर दें तो मोलर मास जो आता है 180 आता है। तो ग्लूकोज के मोल्स जो आएंगे 180 से इसको डिवाइड कर देंगे। मोल कैसे निकाला जाता है बच्चों, मास इन ग्राम अपान मोलर मास, मोलर मास से जो ग्राम में मास है उसको डिवाइड कर देते हैं हम, तो आ जाता है मोल्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर 100 ग्राम ग्लूकोज दिया हुआ है और इसका मोलर मास कितना है 180 है, तो ये ग्लूकोज के मोल्स आ जाएंगे। आगे अब इस 1 मोल ग्लूकोज से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है पर मोल है यहाँ पर बच्चों, ये तो ये 1560 पर मोल एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे पास। ये 1 मोल से इतनी एनर्जी है, यहां पर हमारे पास मोल है 100/180, तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब इस 50% इसका यूज किया जाना है, तो इस एनर्जी का यदि हम 50% करें तो 50/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये क्वेश्चन इतना आता है कि ये एनर्जी 1560 इंटू 5/18 एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इतने किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस 100 ग्राम ग्लूकोज से यदि हम 50% एनर्जी का यूज करते हैं। तो अब वाटर के 1 मोल को यदि इवापोरेट करना है तो 44 किलोग्राम किलो जूल एनर्जी लगेगी। तो हम वाटर जो है उसके कितने मोल इवापोरेट होंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर 44 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो इतने मोल वाटर इवापोरेट होगा। इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो इस मोल को हम ग्राम में चेंज करें तो वाटर, क्योंकि यह क्वेश्चन में ग्राम में पूछा गया है तो यहां पर 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मोल की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। तो ये इतने ग्राम वाटर आ जाएगा, तो 18 इंटू 44, ये अब इसका
प्लस माइनस यानी कैलकुलेशन कर लोगे बच्चों तो ये आंसर आएगा 177 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमको तीन बातें याद रखनी है कि पहला तो ग्लूकोज का 100 ग्राम दिया गया है, 1 मोल से 1560 किलोजूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, 50% एनर्जी को यूटिलाइज करना है और इस एनर्जी से वाटर को परस्पायर करना है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आएगा 177 ग्राम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अल्काइल हैलाइड से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्काइल हैलाइड दोनों पर बेस्ड है। क्या दिया गया है? ये टॉल्यूइन दिया गया है। तो टॉल्यूइन की यहां पर रिएक्शन कराई गई है। किससे कराई गई है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के एक मिक्सचर से कराई गई है, जो जनरली 3:1 में लिया जाता है और इसको हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं बच्चों, है ना। तो जब नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यूज करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए तो उनका नाइट्रेशन हो जाएगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये NO2 ग्रुप किस जगह पर जाएगा ये डिसाइड कौन करेगा? ये ग्रुप करेगा। ये पहले से प्रेजेंट ग्रुप है रिंग में, जो क्या करेगा कि डिसाइड करेगा कि इसको नए ग्रुप को कहां पर एंटर होना है। अब ये ग्रुप जो रहता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। जो अल्काइल ग्रुप है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब ये जो आने वाले ग्रुप को आर्थो और पैरा पोजीशंस पे डायरेक्ट करेगा कि आने वाला ग्रुप आर्थो और पैरा पोजीशंस पे जाकर ऐड हो जाए। तो आर्थो और पैरा पोजीशंस पे जब ऐड होगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? तो बच्चों ये है 1 मान लो, तो ये 2, 3, 4, तो ये 2 वाली पोजीशंस और ये 4 वाली पोजीशंस, इन 2 वाली पोजीशंस को बोला जाता है आर्थो पोजीशंस और ये पैरा पोजीशन कहलाती है। तो आर्थो पे हम मान ले यहां पर एंटर हो गया, किसी भी साइड एंटर हो सकता है, और ये पैरा पर एंटर हो गया। अब इन दोनों में यदि हम देखते हैं तो जो ये दो ग्रुप से NO2 और CH3 ये दोनों पास पास है, तो थोड़ा रिपल्शन ज्यादा होगा और यहाँ पर रिपल्शन कम होगा। तो इसलिए ये जो मिलेगा कम क्वांटिटी में मिलेगा और इसको हम बोलेंगे माइनर प्रोडक्ट और ये मिलेगा हमको मेजर प्रोडक्ट। तो मतलब इस टॉल्यूइन का हमने क्या करा? नाइट्रेशन करा दिया। तो नाइट्रेशन से जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है वो कौन सा है? इस पैरा पोजीशन पे नाइट्रो जुड़ा हुआ है टॉल्यूइन में। अब इस पे आ जाते हैं कि ये जो कंपाउंड है मेजर यहां बोला गया है, तो मेजर कौन सा है? ये प्रोडक्ट है। तो ये मेजर कंपाउंड है इस रिएक्शन में CH3NO2। अब आगे बोला गया है कि इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करानी है और किसकी प्रेजेंस में? Fe की प्रेजेंस में। तो ब्रोमीन की किसी एरोमेटिक कंपाउंड से जब रिएक्शन होती है Fe या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमीन एंटर होता है। अब यहाँ पर दो ग्रुप से हमने पिछले वाले इस पार्ट में देखा था कि केवल CH3 ग्रुप ही प्रेजेंट है बेंजीन रिंग में, तो ये अकेला डिसाइड करेगा कि बेंजीन में आने वाले ग्रुप को किस पोजीशन पर जाना है, मतलब डायरेक्शन देने वाला ये ग्रुप होगा। अब यहाँ पर दो ग्रुप है बच्चों, तो दो ग्रुप है तो कौन सा ग्रुप डिसाइड करेगा? इन दोनों में से आर्थोपेरा ग्रुप जो होता है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रहता है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है।
तो जब एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग दोनों ग्रुप अगर प्रेजेंट रहते हैं तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो पैरा पोजीशंस को प्रेफर करता है। मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग है और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब ये क्या करेगा, मेटा पे भेजेगा, इसके रेस्पेक्ट में मेटा ये हो गया और इसके रेस्पेक्ट में आर्थो ये हो गया। आया समझ में? अब ये पैरा पोजीशंस तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो आने वाला जो ब्रोमीन है वो किस पोजीशन पे चला जाएगा, वो यहां पर चला जाएगा। अब ये बन गया NO2, ये कंपाउंड बन गया है, तो ये बी मेजर रहेगा। माइनर में देखें तो थोड़ा सा ब्रोमीन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, मतलब नाइट्रो की भी बात थोड़ी सी रखी जाएगी, तो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट होगा, पर बात कर रहे हैं मेजर प्रोडक्ट की। अब आगे दिया गया है कि जो C है, तो C ये है, इसमें SN प्लस HCl से क्या करा है, SN प्लस HCl से आपको पता होगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट रहता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इस नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। नाइट्रो को ही क्यों रिड्यूस करेगा, क्योंकि और किसी ग्रुप में जैसे CH3 है तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, ब्रोमीन भी डायरेक्ट जुड़ा है, पर नाइट्रो ग्रुप में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है कि इस नाइट्रो ग्रुप के पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। ये भी डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट ही लिया जाता है, तो यहां पर ये प्रोडक्ट एज ए C फॉर्म होगा। ठीक है, अब इसमें यदि ये पूछते हैं कि B क्या है, इसमें एक्चुअली विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन स्ट्रक्चर ऑफ B, ये क्वेश्चन B, तो B की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये B दे रखा है, तो B की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, ये वाली होगी जो हमने अभी देखी है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, स्कोर काफी अच्छा आ सकता है इस क्वेश्चन से और रैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम एक अगला क्वेश्चन जो एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल की रिएक्शन पर बेस्ड है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एसीटल एंड कीटल आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, और इसका स्टेटमेंट 2 दिया गया है, एज लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। और ये यदि करेक्ट है तो ये दोनों करेक्ट है तो टीटी आंसर होगा ट्रू ट्रू, अगर फर्स्ट वाला करेक्ट है सेकंड फॉल्स है तो ट्रू फॉल्स, और दोनों इनकरेक्ट है तो FF हो जाएगा, और यदि फर्स्ट इनकरेक्ट है सेकंड करेक्ट है तो इसका आंसर हो जाएगा FT। तो एसिटल या कीटल क्या होते हैं कि ये एल्डिहाइड या कीटोन्स की हम रिएक्शन करा दें, किससे, अल्कोहल से रिएक्शन करा दें, तो क्या होता है, ये जो बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो एसिटल या कीटल कहलाते हैं। एल्डिहाइड से एसिटल और कीटोन से ये कीटल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में यदि हम देखते हैं तो HR इस तरह से बनता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चार्ज सेपरेशन इस तरह से होगा कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए। अब इसका अटैक यहाँ पर हो जाएगा, तो ये बनेगा RH/R और OH OR बनेगा। यदि यहाँ पर H है तो ये एसिटल, और यहाँ पर यदि R है तो ये कीटल होता है। अब ये जो कीटल और एसिटल होते हैं ये बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक मीडियम में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आप देखें तो ऑक्सीजन के पास में और ये ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा वो बेसिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पर बेसिक मीडियम में इनको रिएक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये बेसिक मीडियम में स्टेबल रहेंगे। तो ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है।
अब लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। लीविंग ग्रुप क्या होता है? वीक बेस होता है एक तरह से। तो यहां पर बेसिक मीडियम में ये स्टेबल है। अगर हम वीक बेस की बात करें तो बेसिक मीडियम की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आंसर जो है ये क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो इसका आंसर टीएफ हो जाएगा। इससे आगे चलते हैं तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। प्लेन रखो ना क्या? अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पर एन हेप्टेन दिया हुआ है और फिर 3 अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन कराई गई है और फिर बन रहा है ये बेंजोइक एसिड और ये बन रहा है बेंजील अल्कोहल। पीएच का मीनिंग यहाँ पर है बच्चों C6H5। तो ये बेंजोइक एसिड बन रहा है और ये बन रहा है क्या? बेंजील अल्कोहल बन रहा है। अब हम एन हेप्टेन की बात करें तो ये CH3 CH2 5 और CH3 होता है एन हेप्टेन। मतलब इसमें सभी के सभी कार्बन जो होते हैं लीनियर रहते हैं, एक ही मतलब चेन में रहते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है। अब यदि इसकी रिएक्शन देखो क्या चाहिए हमको कि ये बेंजोइक एसिड मतलब रिंग चाहिए एटलीस्ट अल्टीमेटली, और ये एलिफेटिक कंपाउंड है और बेंजीन रिंग यदि हमको चाहिए एलिफेटिक कंपाउंड से तो इसका हमको एरोमेटाइजेशन करना पड़ेगा। एरोमेटाइजेशन क्या होता है? एलिफेटिक कंपाउंड का एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्जन जो होता है वो एरोमेटाइजेशन कहलाता है। तो एरोमेटाइजेशन जो होता है वो Al2O3 Cr2O3 ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि एरोमेटाइजेशन के दौरान ये इस तरह से टॉल्विन बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन निकल जाते हैं। तो यदि हम देखें एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस तो इसमें 2 चीज आती है। एक तो साइक्लेशन हो जाता है मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनता है, प्लस डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है। यहाँ पे देखें तो 4 H2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन यहाँ पर हो जाएगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा टॉल्विन। अब टॉल्विन में आगे चले हम, यदि टॉल्विन का आप क्या करते हैं ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये ग्रुप जो होता है CH3 ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। पर कब ये कन्वर्ट होता है? जब आप CrO2 Cl2 यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में। इस कंपाउंड को क्रोमाइल क्लोराइड बोला जाता है बच्चों, और इस कंपाउंड को इटार्ड्स रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं साइंटिस्ट, इटार्ड के कंट्रीब्यूशन के आधार पर। तो ये इटार्ड्स रिएजेंट होता है और ये टॉल्विन को कन्वर्ट कर देता है किसमें? बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब बेंजल्डिहाइड जो मिला है ये इसमें अल्फा कार्बन एटम नहीं होता है और ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एरोमेटिक, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें क्या होता है अल्फा कार्बन नहीं होता है, उनकी रिएक्शन यदि हम करा देते हैं 50% कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH से तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। तो जिस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा
और जिसका रिडक्शन होगा वो बेंजील अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को इतना पार्ट जो है इसको कानिजारोस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कैनिजारो रिएक्शन इसमें यूज हो रही है, एरोमेटाइजेशन यूज हो रहा है और इटार्ट्स रिएक्शन का यूज हो रहा है। तो ये एक मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है जिस पर अपन देखें तो आंसर हमारा ये आएगा। सबसे पहले एरोमेटाइजेशन के लिए इन रिएजेंट्स का यूज होगा, फिर इटार्ट्स रिएक्शन होगी और इसके बाद में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH जिसका कंसंट्रेशन 50% रहता है उसकी प्रेजेंस में ये अल्फा कार्बन जिन एल्डिहाइड्स में या कीटोन्स में नहीं होता है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देते हैं। एक मॉलिक्यूल एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, दूसरा रिड्यूस एसिड या एसिड के साल्ट में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होकर बना लेता है क्या, अल्कोहल बना लेता है। इस ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस थे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो आप लोगों से मिले थे। हमने उस पर अपना बेस्ट करने की कोशिश करी है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे जिससे आपको हेल्प मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि इस वीडियो से बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।